आजकल एक प्रश्न बहुत ही सामान्यतः पूछा जाता है कि पढ़ने पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि क्या है। इस प्रश्न का उत्तर कोई कठिन नहीं है। भारतीय परिवेश में यदि देखा जाएगा तो पढ़ने पढ़ाने की एक लंबी श्रुति परंपरा रही है और लोग श्रुति परंपरा से ज्ञान को बहुत आसानी और सहज तरीके से ग्रहण करते रहे हैं। कभी कोई कठिनाई नहीं हुई, आज भी कोई कठिनाई नहीं है। बस विधि का चयन सही होना चाहिए। श्रुति परंपरा में हमेशा कहानी विधि का प्रयोग पढ़ने पढ़ाने के लिए हुआ है। इसलिए हमारे ज़्यादातर ग्रंथ, चाहे महाभारत हो, रामायण हो, वेद हो, पुराण हो या अधार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ हों, सब के सब वो सारे के सारे ग्रंथ जो है कहानी पद्धतियों में ही लिखे गए हैं। और कहानी पद्धति पढ़ने पढ़ाने की सबसे अच्छी पद्धति है। चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, किसी को भी आसानी से इस विधि से पढ़ाया जा सकता है और वो पढ़ सकता है। कोई भी अवरोध पढ़ने की प्रक्रिया में उत्पन्न नहीं होगा। दूसरी विधि जो पढ़ने और पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है वो है प्रश्नवाचक विधि। प्रकृति इस विधि के माध्यम से हमें प्रशिक्षित करती है। आजकल के पढ़ाई के ट्रेंड में यदि हम देखें तो अनसीन पैसेज एक आता है। अनसीन पैसेज में हम सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं, उसके बाद पैसेज को पढ़ते हैं, फिर आसानी से प्रश्नों का उत्तर पैसेज से ढूंढ लेते हैं। जब हम पहली बार किसी ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं तो वो एक अनसीन पैसेज की तरह सही होता है। और यदि हम उसी विधि का अनुसरण करें और पहले प्रश्न पढ़ें, बाद में जो है पाठ को पढ़ें, तो आसानी से हम सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेंगे। और एक बार ढूंढने के बाद वो हमारे सामान्य प्रयोग में आ जाएगा और वो हमें कभी नहीं भूलेगा और कभी कोई अवरोध नहीं उत्पन्न होगा। इन दोनों विधियों के सहायक विधि के रूप में एक तीसरी विधि हमारे यहाँ प्रयोग होती रही, केस स्टडी विधि। और आजकल शिक्षा जगत में इस विधि का बहुतायत प्रयोग हो रहा है। हमारे यहाँ ये बहुत प्राचीन काल से प्रयोग की जाती रही है और तमाम केस स्टडियाँ हमारे यहाँ लिखी गई हैं। राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर, दुर्गा माता के ऊपर, अशोक के ऊपर, अकबर के ऊपर, चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, हर्षवर्धन के ऊपर तमाम केस स्टडियाँ भरी पड़ी हैं। जब भी हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो उसमें कठिनाई कहीं न कहीं कठिनाई का एक स्तर मिलता है। और यदि हम देखें, ध्यान से देखें, तो प्राचीन ऐतिहासिक काल में उस तरह की समस्याएं आ चुकी होती हैं और उससे सीख लेकर के हम चाहें तो आसानी से जो भी कठिनाई के स्तर आ रहे हैं उन्हें हल कर सकते हैं। अतः इस विधि का भी हम जो है प्रयोग कर सकते हैं अपने पढ़ने लिखने के क्रम में और अपने पढ़ाई के स्तर को बिल्कुल सुगम और सरल बना सकते हैं। सारे अवरोधों को समाप्त कर सकते हैं। बच्चों को कभी बोरियत ही नहीं होगी पढ़ने लिखने के क्रम में, उनका मन खूब अच्छा से लगेगा। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ने लिखने की प्रक्रिया होलिस्टिक होती है। ज्ञान हमेशा यूनिफिकेशन में होता है, होलिस्टिक होता है, अलग अलग नहीं होता। अलग अलग जब भी हम ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे तो उसका स्वरूप विद्रूप हो जाएगा। ऐसा हमारे प्राचीन काल में भी होता रहा है। सारे जितने बड़े विद्वान रहे हैं, प्लेटो, अरस्तु या हमारे ऋषि मुनि जितने भी हैं, कौटिल्य हैं या जो भी विद्वान रहे हैं हमारे यहाँ के, वो सारे विषयों को एक साथ लिखते रहे हैं, उस पर अपना विचार व्यक्त करते रहे हैं, उनको समझ रही है। लेकिन आधुनिक काल में हम विषयों की बाउंड्री ऐसा बना दिए हैं कि हमको ऐसा लगता है कि ये विषय यहीं तक सीमित है, जबकि ऐसा नहीं है। यशपाल कमेटी की रिपोर्ट और एनसीएफ 2005 में भी ऐसा कहा गया है कि विषय एक दूसरे से बिल्कुल लिंक हैं और वैसे ही लिंक हैं जैसे हमारे शरीर में एक सेल दूसरे सेल से लिंक है। और वो अर्धपारगम्यक झिल्ली से जो है हमारी सेल्स जुड़ी रहती हैं और इस झिल्ली के माध्यम से जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है शरीर आसानी से एक सेल दूसरे सेल से ले लेती है और एक बाउंड्री भी बनी रहती है। उसी तरह से सारे विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनका यूनिफिकेशन मान करके ही हमें अध्ययन करना चाहिए। तभी हम एक संपूर्ण अध्ययन के तरफ बढ़ सकेंगे और अध्ययन में आने वाले अवरोधों को दूर कर सकेंगे और हमारा जो कंटेंट है वो रुचिकर हो सकेगा, पढ़ाई रुचिकर हो सकेगी, लोगों का उसमें मन लग सकेगा, लोग डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और जो बच्चों के ऊपर तनाव है उसका बोझ भी कम हो सकेगा। धन्यवाद।